राधे राधे, जोहार। आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल परमानंद महतो सर में। आज के वीडियो में झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची के द्वारा 10वीं बोर्ड 10th बोर्ड टर्म 1 सत्र 2021-22 के लिए जारी गणित विषय पर आधारित मॉडल पेपर सेट 1 का सॉल्यूशन लाया हूं। ये वीडियो आने वाले आगामी परीक्षाओं जैसे 10th बोर्ड, सीटेट, जेटेट, पारा शिक्षक आकलन परीक्षा, आकांक्षा के लिए बहुत फायदेमंद है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें एवं वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। पहला सवाल है, 120 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग 120 को अभाज्य गुणनखंड में चेंज करते हैं भागफल विधि से। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से शुरू करते हैं। 120 को भाग देंगे तो 60 आएगा 2 से, फिर 60 को 2 से भाग देंगे। जब तक 1 नहीं आ जाता है तब तक हम लोग प्रोसेस करते रहेंगे अभाज्य संख्या से। तो ये 30 आ जाएगा। अब 30 को फिर 2 से देंगे, ये 15 आ गया। अब 15 में अब अगली अभाज्य संख्या क्या है? 3, 3 से कर दिए तो ये 5 आएगा। अब देखिए यहाँ पे फिर 5 से करेंगे तो ये 1 आ गई। 1 जब आ जाएगा तो छोड़ देंगे। उसके बाद ये जो संख्या है इसको गुना कर देंगे तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देख लीजिए तो आपका ऑप्शन में ए नंबर है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। तो ए नंबर आपका सही आंसर है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है, 306 तथा 657 का महत्तम समावर्त्य 9 दिया है। 306 तथा 657 का लघुत्तम समावर्त्य क्या होगा? यह सवाल क्या है? 2 नंबर का सवाल। इसमें हम लोग जानते हैं एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है दोनों संख्या को गुणनफल। तो दोनों संख्या को एक को मान लेते हैं ए और बी, दोनों गुना कर दिए। ये आपका फॉर्मूला है। अब चलिए, एचसीएफ दिया हुआ है 9। एचसीएफ कितना दिया हुआ आपका? 9 दिया हुआ है। एलसीएम निकालना है, बराबर दोनों संख्या क्या किया है? 306 और 657। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा बी नंबर 22,338। इसको काटेंगे तो आपका ये हो जाएगा 34 से कट जाएगा। 306 34 से कट जाएगा और 34 को और 657 को गुना कर देंगे तो आपका आ जाएगा 22,338। आपका सही आंसर ये हो जाएगा। 3 नंबर का सवाल है, 15 और 25 का एचसीएफ क्या होगा? 15 और 25 का एचसीएफ क्या होगा? तो चलिए भागफल विधि से बनाते हैं हम लोग। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देना शुरू करते हैं। तो चलिए 15 को एक बार में भाग जाएगा, एक बार यहाँ। अब इसको घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका? 10 आ गया। अब बस यहीं पे ध्यान देना है, ये शेषफल 10 आया। अब जिससे भाग दिए थे, ये 15 भाग दिए थे, 15 को यहाँ उतारना है। जब तक शेषफल नहीं होगा यही प्रक्रिया चलते रहेगा। तो 10 15 में एक बार में जाएगा 10, ये आ जाएगा आपका 5। घटाने के बाद क्या आ जाएगा? 5। अब ये 10 कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। तो 5 दूना 10, माइनस कर दिए तो ये आ गया आपका 0। शेषफल क्या हो गया? शेषफल जैसे 0 हो जाता है तो आपका जो एचसीएफ होता है ये हो जाता है। तो यहाँ पे मिलाइए, एचसीएफ आपका ये हो गया। 15 और 25 का एचसीएफ क्या हो गया? 5। अगला सवाल है, एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए क्या होता है? यहाँ पे क्या आंसर होगा? अद्वितीय होता है। क्या होता है? अद्वितीय होता है। चलिए अगले सवाल पे। अगला सवाल है, द्विघात बहुपद होगा जिनके संयोजकों का योग
√2 और गुणनफल 1/√3 है। इसका फॉर्मूला होता है x² माइनस शून्यकों का जोड़, मान के चलिए कि शून्य तुम्हारा a और b है, x प्लस शून्यकों का गुणनफल, a और b उसका क्या हो गया, शून्य है तो, और ये हो गया 0। इसको शुद्ध रूप दो तरीके से लिख सकते हैं, x² माइनस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a इंटू बी इक्वल 0। x² माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों को ही क्या बोलते हैं, मूल भी बोलते हैं। तो यहाँ देखिए x² है माइनस, और यहाँ पे क्या दिया है, शून्यकों का योग, a प्लस बी क्या दिया है, a प्लस बी आपका √2 दिया है, √2x, और a इंटू बी क्या दिया है, 1/3 दिया है, 1/3 दिया इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करने के बाद आपका आएगा 3x² माइनस √2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। और फाइनल आपका आ जाएगा 3x² माइनस यहाँ पे 3√2x होगा, यहाँ पे 3√2x, 3√2x x प्लस 1 इक्वल टू 0। x प्लस 1। अब देखिए फॉर्मूला में ऑप्शन में कहा दिया है, यहाँ पे द्विघात समीकरण होगा तो ये आंसर होता, या द्विघात बहुपद पूछ रहा है तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका, ये बी नंबर 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। क्या करना है, शून्यकों का x² माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू 0। जो जो दिया है उसको पुटअप करके सॉल्व करके ये आंसर आपका आ जाएगा 5 नंबर का। 6 नंबर पर देखिए क्या बोल रहा है, यदि ax² प्लस bx प्लस c के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, -b/a होगा, -b/a, यानी कि आपका ए नंबर सही है। अगर यही अल्फा इंटू गुना पूछता, शून्यकों का गुणनफल पूछता, ये क्या है, शून्यकों का योग है, अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, शून्यकों का योग, और शून्य अगर पूछता शून्यकों का गुणनफल क्या है, अल्फा इंटू बीटा पूछता, तो आंसर आता c/a। तब क्या होता है आंसर, c/a। यहाँ पूछा है अल्फा प्लस बीटा, तो अब ए नंबर आंसर आपका हो जाएगा 6 का ए। अब 7 नंबर में पूछ रहा है, किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया बहुपद के शून्य संख्या क्या होगी, शून्य होगी। शून्य क्यों होगी, क्योंकि x अक्ष को रेखा कहीं नहीं प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए शून्य की संख्या क्या हो जाएगी, 0। अगले सवाल पे चलते हैं। इसका सही आंसर होगा आपका कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, सी नंबर होगा, 8 का सी आंसर होगा। जब इस तरह का दिया हुआ है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। अब 9 नंबर का आंसर क्या होगा, प्रतिच्छेद होगा, प्रतिच्छेद करती है समीकरण युग्म 2x माइनस 3y इक्वल टू 0 तथा 3x प्लस 4y प्लस 20 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, प्रतिच्छेद करती है। कैसे होगा, इसको देख लीजिए, a1/a2 निकालिए, a1/a2 कितना आएगा, a1 यहाँ 2 है, और b1 कितना, a2 कितना है, 3 है। अब b1/b2 निकालिए, b1/b2 निकालिए, तो b1 कितना है, -3, और b2 कितना है, 4। अब देखिए दोनों बराबर है क्या, ये दोनों अनुपात बराबर नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, जब बराबर नहीं होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो आंसर क्या होता है, प्रतिच्छेद करती है, तो बी नंबर।
अब अगला सवाल पे चलते हैं, 10 नंबर पे। सी के किस मान के लिए समीकरण युग्म सी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 तथा 6x माइनस 2y बराबर 4 का अनंत हल होगा। अनंत हल होने के लिए हम लोग को जानकारी है, क्या जानकारी है कि ये a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? c1 बाई c2। तीनों अनुपात क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो कोई दो एक अनुपात का ले लेते हैं, तो चलिए लेते हैं। यह a1 कितना है आपका? c, a2 कितना है? 6 और b1 कितना है? -1 और b2 कितना है? -2। तो आप देखिए c बराबर क्या हो जाएगा? -1 गुना 6 -1 गुना 6 बट्टा -2। ये अगर ऊपर में अंश में भी माइनस है और हर में भी माइनस है तो दोनों क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, क्योंकि जब अंश तथा हर का साइन सेम होता है तो धनात्मक परमेय संख्या कहलाती है। तो ये द्वितीय 6, तो सी बराबर क्या हो जाएगा आपका? 3। सी बराबर क्या हो जाएगा? 3। सी का 3 कहाँ पे है देख लीजिए, ए में। तो आपका 10 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। सी का 3 3 आएगा अनंत हल के लिए। अब चलिए अगला सवाल पे 11 11 को बनाते हैं हम लोग। अगला सवाल है, दो समीकरण है 2x माइनस वाई इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। अब इसको क्या करेंगे? इस समीकरण को, इसको गुना करेंगे हम लोग 3 से, इसको गुना करेंगे 2 से और घटा देंगे। तो चलिए गुना करते हैं 3 से, तो क्या हो जाएगा? 6x, 3 से गुना कर रहे हैं, 3y बराबर क्या हो जाएगा? 15। इसको गुना कर रहे हैं किससे? 3 से, और इसको गुना कर रहे हैं 2 से। क्यों कर रहे हैं? ताकि ये कोई एक चर वाला, कोई एक सेम चर वाला को हम लोग बराबर करके माइनस करेंगे तो वो विलोपित हो जाएगा, उसके लिए, हटाने के लिए, प्रतिस्थापन। तो देखिए इसको, अब इसको किसे गुना करें? 2 से, तो 6x प्लस 2y, 2 नहीं, कितना? 2 से गुना कर रहे हैं तो 4y, और 4 से गुना कर रहे हैं तो ये 8, 4 दूना 8। घटाने पे क्या होता है? नीचे का साइन चेंज होता है, तो यह घटा दिए तो यह माइनस हो जाएगा, प्लस साइन है तो क्या हो जाएगा? माइनस। यह प्लस साइन है तो क्या हो जाएगा? माइनस। और यह प्लस साइन है तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो 15 में 8 गया तो कितना बच गया आपका? 7। कितना बच गया? 7। और ये -3y -4y कितना हो जाएगा? -7y। क्या हो जाएगा? -7y। और ये दोनों कट जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेम चीज है तो 0 हो गया। तो y बराबर कितना आ जाएगा? -1। y बराबर कितना आ गया? -1। तो y बराबर -1 कौन कौन में है? एक डी में है, एक ए में है। तो दोनों में से कोई एक आंसर होगा। और उसको पुटअप करते हैं -1 को इसमें, तो ये -1 को कहें तो 2x, या -y है, -1 पुटअप करेंगे तो +1 हो जाएगा। +1 हो जाएगा इक्वल टू 5। अब इसको उधर ले जाएंगे, 5 -1 इधर जाएगा तो माइनस होगा, 5 -1 यानी 4। और इसको कट कर देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका? 2। x बराबर क्या आ गया? 2। तो देखिए आपका ए नंबर ऑप्शन में है, 11 का ए, x बराबर 2, y बराबर -1 सही आंसर है। अगले सवाल पे चलते हैं। वो रेखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता क्या कहलाता है? असंगत कहलाता है। समांतर रेखा ही होती है, समांतर रेखा। इस आंसर इसमें ऑप्शन में समांतर रेखा भी होता तो वो भी होता,
या असंगत, क्या हो जाएगा? असंगत। जिसका कोई हल नहीं है उसका क्या हो जाएगा? क्या कहलाता है? असंगत कहलाता है। समीकरण जुग्म x प्लस वाई इक्वल टू 9 x माइनस 1 का हल क्या होगा? दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। यहाँ x माइनस वाई लिख देते हैं, ऊपर लिखा हुआ है x प्लस 1 9 1, दोनों को जोड़िए। जोड़ने पे साइन चेंज होता है, तो 9 1 10 हो गया, और y y कट गया, ये y y कट गया, तो बच गया 2x। 2x तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5। x बराबर 5, x बराबर 5 आ गया। अब पुट अप कीजिए, x की जगह पे 5, x प्लस वाई इक्वल टू 9 है, x जगह पर 5 पुट अप कर दिए, प्लस वाई इक्वल टू 9। तो y क्या निकल जाएगा? y आपका 4 निकल जाएगा, y आपका 4 निकल जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, y कितना निकल जाएगा? 4। तो सही आंसर आपका सी नंबर क्या हो जाएगा? x का मान 5 और y का मान 4। सी नंबर आंसर 13 का सी। अब अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? कौन सा द्विघात समीकरण है? तो ये देखने से डी नंबर तो सही लग रहा है। द्विघात समीकरण क्या है? जिसका घात, मैक्सिमम घात कितना होना चाहिए? 2। द्विघात समीकरण के लिए मैक्सिमम घात कितना होना चाहिए? पावर 2 होना चाहिए। तो देखिए ये भी सही है, क्योंकि x को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा तो प्लस 2x, और ये इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये आपका सही आंसर है। अब देखिए ये, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हट जाएगा, क्योंकि इसको जब तोड़ेंगे b को, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो दोनों साइड में साइन सेम है, तो ये आंसर नहीं होगा। और ये भी नहीं होगा, क्योंकि जब गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इधर प्लस है एक्स स्क्वायर, इधर भी प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों कट के हट जाएगा, तो बचेगा कुछ नहीं, मतलब मैक्सिमम पावर 2 बचेगा नहीं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। लेकिन इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो भी आंसर आएगा, सॉल्व कीजिएगा तो भी ये आपका आएगा द्विघात समीकरण। तो यानी 14 का आंसर का 2 आंसर है सी और डी। सी और डी सॉल्व करके देखिएगा तो आपका आंसर ये भी द्विघात समीकरण आएगा, सी नंबर भी और डी नंबर भी आएगा। यदि विभक्तर डी ग्रेटर देन 0 हो, मतलब डी विभक्तर जो है, विभक्तर डी जो है अगर 0 से बड़ा हो, तो क्या होता है? मूल क्या होता है? वास्तविक होता है और भिन्न होता है। तो ए नंबर आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर आंसर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। द्विघात समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 जीरो के मूलों की प्रकृति क्या है? ये मूल का प्रकृति क्या है? इसके जानने के लिए हम लोग को डी निकालना पड़ता है, विभक्तर निकालना पड़ता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है डी बराबर विभक्तर बराबर। निकालने का फॉर्मूला बी क्या है? 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 4 कितना है? 4 दिया हुआ है, एक एक कितना है? 1, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए कितना है? 1 है, देखिए, गुना सी कितना? माइनस 1। तो ये सॉल्व कीजिएगा, 1 अब माइनस गुना माइनस प्लस, और 4 गुना 1 4 यानी 5। तो डी ग्रेटर देन, डी ग्रेटर देन क्या हो गया? 0। तो आंसर क्या हो जाएगा? वास्तविक तथा असमान। क्या आंसर हो जाएगा? वास्तविक तथा असमान। अब अगले सवाल पे चलते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दो भिन्न वास्तविक मूल हो गए यदि, तो अभी बताए हैं क्या होगा?
ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा, तब आपका दो भिन्न वास्तविक मूल होगा। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 या डी ग्रेटर देन 0। क्लियर है। अब आगे द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 जीरो का विभक्तर क्या होगा। तो ये विभक्तर निकालने का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है यहाँ पे, 1 है, 1 स्क्वायर नहीं, हाँ -1 है, तो -1 का होल स्क्वायर -4, ए कितना है, ए कितना है 1, और सी कितना है 3। 1 -1 का स्क्वायर +1 माइनस और 4 दिया 12 तो -11, तो सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। तो डी सही आंसर क्या हो जाएगा, डी माइनस, डी आंसर हो जाएगा। विभक्तर क्या निकल जाएगा, -11। चलिए 19 नंबर पे चलते हैं हम लोग। यदि द्विघात समीकरण एस स्क्वायर माइनस 4x प्लस के का जीरो का मूल समान हो तो के का मान क्या होगा। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, मूल समान होने के लिए 0 होना चाहिए विभक्तर, तो बी हो जाएगा, बी कितना है -4 है, तो उसका होल स्क्वायर कर दिए, -4 है ये फॉर्मूला में, ए कितना है 1, और ये आपका के इक्वल टू 0, तो ये 16 हो जाएगा, +16 -4 के इक्वल टू 0, तो 16 बराबर, इसको 4k को राइट साइड ले जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 4k, और इसको सॉल्व कर देंगे, 4 का पारा 4 और कर देंगे, तो k बराबर क्या आ जाएगा आपका 4। अब देखिए ऑप्शन में कहाँ है, देखिए ए नंबर में है, 19 का ए, 19 का ए। अब चलते हैं 20 नंबर के सवाल पे। मूल ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या है, उस पर सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर 4ac बट्टा 2a, बट्टा 2a। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ b क्या है, -5 है, तो माइनस से माइनस गुना हो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +5, +5 हो जाएगा, प्लस -1 √अंडर बी स्क्वायर, यानी -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, -4 4 हो गया, और ए कितना है 1 और 6, तो 24 हो गया, गुना करेंगे 4ac कितना हो गया 24, और यहाँ 2 इंटू 2, ए कितना है 1, यानी कि 2 ही हो गया, 2 ही हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, 5 प्लस माइनस √1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, यहाँ 2, इसको सॉल्व करेंगे, 5 प्लस माइनस 1/2, इसको सॉल्व करेंगे, एक बार जोड़ेंगे घटाएंगे और भगा देंगे, तो आपका आंसर आएगा 2 और 3, बी नंबर। 5 1 6, 6 को 2 से भाग देंगे 3 आएगा, 5 माइनस 1 2 भाग देंगे तो 2 आएगा, तो आंसर आपका 20 नंबर हो गया, 20 का बी आंसर हो गया। अब हम लोग आते हैं अगले सवाल पे, 21 नंबर के सवाल। निम्नलिखित में से कौन एपी है, निम्नलिखित में से कौन एपी है, जो सीरीज होगा जिसका अंतर सार्व अंतर कितना होना चाहिए, सेम होना चाहिए।
तो सार्वंतर देखिए सब में सेम किसमें है, इसमें है बी नंबर में। 21 का बी, दोनों में अंतर कितना है, सार्वंतर कितना है, 2 का अंतर है, तो बी आंसर होगा। अब देखिए 10वां पद क्या होगा, 10वां पद के लिए निकालने के लिए फॉर्मूला है, 10वां पद के लिए निकालने का फॉर्मूला है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ ए क्या है, प्रथम पद है, ए क्या है, प्रथम पद, प्रथम पद 2, एन क्या है, यहाँ पे एन है, कितना पद निकाल रहा है, 10वां पद है तो 10, एन हो जाएगा 10 माइनस 1। अब डी कितना है, 5 का अंतर है, देखिए डी सार्वंतर, अंतर कितना है 5 का, यहाँ 5 लिखेंगे। अब बॉडमस रूल के हिसाब से सॉल्व करेंगे तो यहाँ 2 प्लस 10 माइनस 1 9, 9 गुना 5, तो आपका सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 47, कितना आ जाएगा 45 प्लस 2 47, सी नंबर। कितना आंसर हो जाएगा आपका, सी नंबर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम। 23 नंबर में देखिए, 2 अंक वाली कितनी संख्या है 3 से विभाजित होगी। 2 अंक वाली बोल रही है तो पहला पहला 2 अंक जो 3 से विभाजित है 12 हो जाएगा, 12 होगा ना, 2 अंक का बोल रहा है तो पहला संख्या क्या हो जाएगा 12, और अंतिम संख्या क्या हो जाएगा, 2 अंक वाली कितनी संख्या है 3 से विभाजित है, तो अंतिम संख्या क्या हो जाएगा आपका 99, 2 डिजिट में 99 अंतिम संख्या जो 3 से विभाजित होगा। यानी कि आपका ए एन लिखेंगे फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए एन है तो ए एन कितना मेरा है 99 है, एनवा पद कितना है 99 है, ए कितना है मेरा 12 है, और कितना संख्या वही निकालना है एन, या प्लस करेंगे, एन निकालना है एन माइनस 1, डी कितना होगा, डी कितना होगा 3 का अंतर है तो 3, ये हो गया। अब 99 को इधर 12 से घटाएंगे कितना आ जाएगा 87, 87 एन माइनस 1 3, 3 को काट देंगे, काटिए 29 से कितना आ गया 29 आ गया, तो यानी कि क्या हो गया आपका एन माइनस 1 बराबर 29, तो एन बराबर क्या हो गया 30, एन बराबर कितना हो गया, माइनस 1 किधर जाएगा जुड़ जाएगा तो 30 हो गया, तो बी नंबर आंसर होगा। तो 2 अंकों वाली कितनी संख्या है 3 से विभाजित है, 2 अंकों वाली 30 संख्या है 3 से विभाजित है, बी आंसर। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग क्या होगा, विषम संख्याओं के बीच क्या योग, तो विषम संख्या कौन कौन है, एक, एक है, 3 है, इस तरह करके कहां तक जाएगा 50 के बीच में 49 तक जाएगा, तो टोटल कितना हो गया 25 हो गया। विषम संख्या कितना हो जाएगा 25, 0 से 50 बीच में विषम संख्या की संख्या कितना हो गया 25, तो योग निकालना है, योग का फॉर्मूला क्या होता है n/2, n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी ब्रैकेट बंद। अब इसको सॉल्व करते हैं, चलिए यहां से सॉल्व करते हैं। n कितना है 25, n कितना हो गया 25 बट्टा 2, a कितना है 1, तो यहां हो जाएगा 2, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 1, n कितना हो गया 25 और यहाँ माइनस 1 कर देंगे तो 24, 24 और d कितना हो गया 2। चलिए अब इधर इसके बाद इधर बना रहे हैं, तो ये 24 दूना 48 2 50, 24 दूना 48
देखिए 24 दूना 48 दो 50, तो 25 गुना 50/2 हो जाएगा, सॉल्व कीजिएगा तो। और ये 25 काट देंगे 50 से, 50 को काटेंगे 25 से और गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 625। तो 0 और 50 के बीच विषम संख्या का योग कितना है? 625। कैसे करते हैं? फॉर्मूला है s बराबर जो क्या होता है n/2 2a प्लस n-1b। यहाँ पे n क्या है कि कितनी संख्या है, a क्या है प्रथम पद और b क्या है सार्वंतर। सबको रखते जाइए। यहाँ n कितना 25 आया था और उसको पुटअप करते जाइए, सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 625। अब अगला सवाल पे चलते हैं। सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। अब देखिए 26 नंबर में जब समांतर है तो क्या हो जाता है? एडी बटा बीडी और एई बटा ईसी। जब समांतर है, डी समांतर बीसी है, तो क्या हो जाता है? एडी बटा बीडी और बराबर एई बटा ईसी। एडी का मान, किसका मान निकालना है? एडी का मान निकालना है। तो क्या हो जाएगा? एडी बराबर एई, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा ऊपर, बीडी बटा ईसी। सबका मान पुटअप कीजिए। एई का मान कितना है? 1.5 गुना बीडी का मान कितना है? डीबी दिया है, बीडी का मान हो गया 2, बीडी और डीबी सेम है 2, और ईसी का मान दिया है 3। ये 1.5 और 2 गुना करके कितना हो जाता है? 3 हो जाता है, और 3 3 कट के कितना आ जाएगा आपका? इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर 1 आएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1। ऑप्शन 1 किस में है? डी नंबर में। आपका ऑप्शन किस में है? डी नंबर में। आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। डी नंबर। यदि दो दो त्रिभुजों का संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज क्या कहलाते हैं? त्रिभुज समरूप होते हैं। किस कसौटी के आधार पे? तो 27 का सी, ए ट्रिपल ए। यदि दो त्रिभुजों का संगत कोण बराबर हो तो ये त्रिभुज समरूप होते हैं कौन कसौटी से? ट्रिपल ए से। ये हो गया। 28 नंबर का क्या हो जाएगा? यहाँ दिया हुआ है ए 60 डिग्री, बी 60 डिग्री, बी 80 डिग्री, एंगल 40 डिग्री, सी एंगल और 40 डिग्री आर एंगल। तो इसका सही आंसर होगा आपका त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम समरूप, समरूप पी क्यू आर। डी नंबर आंसर सही होगा आपका। ये आंसर सही है, डी नंबर। जिस तरह लिखा हुआ है ए बी सी लिखा है तो ऊपर से पी क्यू आर लिखेंगे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। यदि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा का अनुपात 4:9 है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो संगत भुजा का अनुपात को स्क्वायर कर देंगे तो ही आंसर सही होगा। क्या होता है? संगत भुजाओं का स्क्वायर वर्ग करेंगे तो ही आपका क्षेत्रफल का अनुपात होगा। यानी कि 4:9 है तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर 16:81। 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो सही आंसर हो गया 16:81। संगत भुजा का दिया हुआ है तब उसका स्क्वायर करेंगे। अगर क्षेत्रफल दिया रहता और संगत भुजा निकाल रहता तो क्षेत्रफल का हम लोग वर्गमूल निकालते तो अनुपात निकल जाता। चलिए अगला सवाल। एक समबाहु त्रिभुज का भुजा 2a है, उसकी शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी? शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी? तो क्या होता है? √3/2 शीर्ष लंब की फॉर्मूला का गुना भुजा, गुना भुजा। ये शीर्ष लंब लगा निकालने का समबाहु त्रिभुज का ये सूत्र है। तो √3/2 भुजा कितना रहा? 2 दिया है तो यहाँ ऊपर देते हैं, सॉल्व करते हैं। √3/2 भुजा कितना दिया है? 2a। भुजा कितना दिया है? 2a। तो ये 2 ऊपर ऊपर चेक कर जाएगा तो बच जाएगा 2 3 a बच जाएगा। क्या बच जाएगा? √3a। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर। आपका ए नंबर सही आंसर है। अगले सवाल पे चलते हैं। शीर्ष लंब की लंबाई क्या होती है?
समबाहु त्रिभुज की √3/2 इंटू भुजा। भुजा यहाँ 2a दिया है तो 2 कट जाएगा और ये √3 आ जाएगा आंसर। आपका आंसर √3a आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्या रहेगा, त्रिभुज एबीसी में AB 6√3 सेंटीमीटर दिया है, AC दिया है 12 सेंटीमीटर, BC दिया है 6 सेंटीमीटर। तो कोण B का मान क्या होगा? कोण B का मान होगा 90 डिग्री। कोण B का मान कितना होगा? 90 डिग्री। कैसे होगा? पाइथागोरस थ्योरम से। त्रिभुज एबीसी में दिया है कोण, बना लीजिए त्रिभुज, समझ में आ जाएगा। AC AC सबसे बड़ा कोण है AC, तो बड़ी भुजा कर AC मान रख दिए, और ये B, यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 12, AB हो गया 6√3 और ये हो गया 6 सेंटीमीटर। ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। वो तभी कर सकता है जब कोण B कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो कोण B 90 डिग्री। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? सी आंसर होगा। अपरिमित रूप से अनेक। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? अनेक। वृत्त के केंद्र से, अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? पहले एक वृत्त बना लेते हैं। एक वृत्त बना लिया, ये केंद्र हो गया, कोई बिंदु है, केंद्र से दूरी है, ये कितना है? 13। और ये हो गया, और ये स्पर्श रेखा हो गया, यह 90 डिग्री बनता है। ये इसको O मान लिए, इसको A मान लिए, इसको B मान लिए। और स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो ये निकालना है त्रिज्या। क्या निकालना है? त्रिज्या। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना? 5 आंसर आएगा। 33 का 20। पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर ये आ जाएगा। कैसे आएगा समझा दूंगा। वृत्त है, यहां से दूरी पे है, एक फॉर्मूला क्या होता है त्रिज्या निकालने का? h² माइनस p² या जो दिया रहेगा b², जो दिया रहेगा उसको निकालना है, और रूट अंडर करके निकाल दीजिएगा। आपका आंसर ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अगला सवाल पे देखते हैं। ये इसका 33 का बी आंसर होगा 5 सेंटीमीटर। यदि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q के केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? सेम सवाल है, इसको समझिए। पहले वृत्त बनाइए। वृत्त बना दिए, ये केंद्र हो गया। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई ये हो गया 24 सेंटीमीटर। अब केंद्र से वो दूरी कितना है? 25। ये 25 हो गया, ये 24 हो गया। अब ये निकालना है, ये त्रिज्या है, ये इसको O मान लेंगे, इसको A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे। तो सेम प्रोसेस से बनेगा। 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, जितना आएगा उसको वर्गमूल निकाल देंगे। तो 625 और 576, 25 का स्क्वायर 625 माइनस 576 कितना गया? 49। और 49 का क्या निकाल देंगे? वर्गमूल। 49 का वर्गमूल कितना हो गया? 7। तो यानी कि 34 का ए आंसर होगा। 34 का ए आंसर। ये त्रिज्या हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से ये बन जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से दो सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटे वृत्त स्पर्श करती हो? चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। दो वृत्त है, खींच दिए, और दोनों सकेंद्रीय है, और ये टच कर रहा है, यह स्पर्श रेखा, और ये लंब डालेंगे। स्पर्श रेखा को लंब जो है समद्विभाजित करता है। क्या करता है? समद्विभाजित करता है। और ये आपका हो जाएगा, मिला दिए,
ये भी त्रिज्या है, ये कितना दिया हुआ है, बड़ी त्रिज्या हो गई। कहाँ गया क्वेश्चन, यहाँ 35 नंबर। बड़ी का 5, छोटी का 3 है। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा। यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। 35 का ए आंसर होगा, 35 का ए। कैसे होगा फिर से समझ लीजिए। दो वृत्त है, सकेंद्रीय है ये, और ये जो इसका जो जीवा है बड़ी वृत्त का, वो स्पर्श रेखा बन जाता है छोटी त्रिज्या, छोटी वृत्त का। और ये इसका हो गया 3 और इसका हो गया 5। तो ये स्पर्श रेखा की लंबाई कितना हो गई, 4 निकलेगा। और उस केंद्र से स्पर्श रेखा को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, तो 35 का 8। अगला सवाल पे चलते हैं। थीटा केंद्रीय कोण आर त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर थीटा को अंतरित करती है। तो आपका सी हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, सी, 2 पाई r थीटा बट्टा 360 डिग्री। अब अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर थीटा को, ये तो हो गया सी आंसर। 38 का सी। 39, 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जो केंद्र पर 60 डिग्री बनाता है। कितना बनाता है, 60 डिग्री। तो क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। पाई हो गया 22/7। आर कितना हो गया, 6 गुना 6। और ये कितना हो गया, 6 गुना 6 गुना थीटा कितना है, 60 डिग्री। बट्टा 360। 60 का पहाड़ा में 6 बार में कटेगा, और ये 6 बार में 6 कट गया, तो बच गया कितना, 22। 22 गुना 6, 22 गुना 6 यानी 132/7। 132/7 किसमें है, देखिए 132/7 किसमें है, देखिए इसमें है, ए नंबर 39 का ए। 39 का ए। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो यहाँ घोड़ा चढ़ रहा है, रस्सी है, तो ये त्रिज्या बन के एक वृत्त का में चढ़ेगा, वृत्त के रूप में। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 और 7 का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 154। आपका डी आंसर, 40 का डी आंसर होगा, 40 का डी आंसर। यदि मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल बटन को दबाकर ऑल ऑल को सेट कर दें, जैसे मेरे नए वीडियो आप सबको जल्द से जल्द पहुंचते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।